ओके सो गुड इवनिंग। मैं ऑडिबल हूँ और विजुअल भी यस सर। ठीक है। तो ये सही दिख रहा ना, ये एनसीईआरटी बुक दिख रही है ठीक से? और एक पेज कर दो। ठीक। सो ये होमवर्क था आप लोगों का, तो आप लोगों ने ट्राई किया है? यस सर। ओके यस सर। यस सर किया सर। तो क्योंकि जो लोग नहीं कर रहे हो ऐसे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान तो होगा, है ना? बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि हो सकता है आपको आता हो, तो ये है। लेकिन एक बार रिवाइज करने से चीज़ें आपकी बेटर हो जाएगी। जिन लोगों ने जिन लोगों ने ट्राई किया है, यू कैन राइट यस इन द चैट। जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया, यू मे राइट नो, ताकि मुझे पता चले कितने लोग सिंसियर हैं। जिन लोगों ने, अगर मैंने होमवर्क दिया था, पूरा चैप्टर आपको करना था, सो इफ यू हैव ट्राइड यू कैन राइट जस्ट यस इन द चैट। ओके, तो जिन लोगों ने ट्राई किया आप डाउट्स बताइए। थिंक कुछ पार्ट कट रहा होगा, सो लेट मी मेक इट। यस, इज इट फाइन नाउ? ओके, सो बेटर है। चलिए ठीक है। सर एग्जांपल 17 सर मिसलेनियस का सिक्स्थ ऑर्डर। ओके, सो वन बाय वन आते हैं। ओके, तो वन बाय वन आने का मतलब ये है, बॉटम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट प्रॉब्लम लास्ट में ही होगा। इनिशियली तो ये आसान होगा, तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर ऊपर की तरफ आएंगे। सो क्या करना आपको, मिसलेनियस से स्टार्ट करते हैं। सर मिसलेनियस 5 जी जी जी, वन बाय वन, वन बाय वन। सो लेट मी स्टार्ट विद द मिसलेनियस। ठीक है, सो मिसलेनियस से स्टार्ट करेंगे, फिर हम 7 पॉइंट, सॉरी जो भी 16 है, 16.321 पे आएंगे। तो अपना, तुमने डाउट, मैंने तरीका बताया था, एक जगह लिख लो, ताकि ऐसा ना हो मैं ऊपर चला गया 7.1 पे, वापस तुम मिसलेनियस का पूछ रहे हो, तो इसका मतलब तुमने ट्राई नहीं किया है। तुम ऐसे देख के तुम्हें लग रहा तुमसे नहीं होगा। अगर तुमने रियली ट्राई किया है, डाउट लिखा होगा, डाउट लिखा हो तो ऑर्गेनाइज वे में पूछो। ऑर्गेनाइज वे इन द सेंस कि जैसे मैं अभी मिसलेनियस का डाउट करा रहा हूँ, तो मिसलेनियस का पूछ लो। ऐसा ना हो कि बाद में 7.1 जब करा रहा हूँ तब मिसलेनियस का तुम पूछ रहे हो, है ना? तो एक जगह डाउट कलेक्ट कर लो। जब भी तुम पढ़ते हो, मैं तरीका बताया था, तो फोन में बहुत सारे ऐप आ गए, टास्क के इस तरह से बहुत सारे ऐप है, वो तुम डाउनलोड कर सकते हो। उसमें तुम लिख सकते हो एक जगह कि डाउट्स तुम डेट के साथ ऑर्गेनाइज कर लो, देख तुम्हारा इस दिन का ये डाउट्स है। और जब मौका मिले एक साथ सारा पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा डाउट हो जाए तो स्पेशली डाउट क्लास ही हम रखेंगे, ऐसा भी होगा, है ना? लेकिन अक्सर क्या होता है, बच्चे से डाउट है, डाउट है, जिस दिन डाउट क्लास रखते हैं एक बच्चा डाउट पूछता है, क्योंकि बाकी या तो भूल जाते हैं, नोट नहीं करते डाउट क्या था। जब डाउट आया तो नोट कर लो, ताकि वो तुम्हें फ्यूचर में दोबारा वो डाउट ना आए, एक बार क्लियर हो जाए तो। ओके, आई थिंक खत्म हो गया। तो अब आइए यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम लगाइए। ओके, सो आया। ओके, तो पहले मिसलेनियस एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे आप लोग, वन बाय वन? सर सिक्स्थ ऑर्डर। ओके, तो किसी ने 5 भी पूछा था शायद, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। यस सर, तो 5 और 6 हो गया, है ना? ओके, चलिए तो पहले 5 6 का काम करते हैं।
अरे ये क्या हो गया? चलिए देखिए, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फिफ्थ पहले करते हैं फिर सिक्स पे आते हैं। तो कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2, है ना, तो क्या बोल रहा है आपका कि जो 2 सेक्शन ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। सो लाइक टोटल 100 स्टूडेंट है, तो आप दो सेक्शन बना रहे हैं 40 प्लस 60 का, फर्स्ट सेक्शन एंड सेकेंड सेक्शन। ओके, तो इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमॉन्ग 100 स्टूडेंट्स, तो इन 100 में से आप और आपका कोई फ्रेंड है जो इस 100 बच्चों के ग्रुप में है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट पार्ट इज यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। तो पहला पार्ट ये है कि आप दोनों एक ही सेक्शन में होंगे। तो इसका क्या मतलब है ना, इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो पहला पार्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी, हाँ, बोथ आर इन, दोनों एक ही सेक्शन में होंगे आप दोनों, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? N1 minus probability of both are not in the same section. ओके, सो या सर ऐसे ले सकते हैं कि 40 C2 प्लस 60 C2। हाँ सर, और लगा हुआ है तो प्लस आ जाएगा बीच में, 40C2 प्लस So, 60C2। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तो पहले ये बता, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 2 सेक्शन, फेवरेबल केस ही हो जाएगा। 2 you and 4 among, so what is the probability that you both enter the same section? So हम 40 और 60 का डिवाइड कर रहे हैं ना। यस सर। हाँ, सो यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। सो लाइक या तो आप 40 में दो होंगे या इन 60 में, हाँ। तो अगर आप दोनों अगर इसमें आ गए तो उसमें फिर नहीं होंगे ना। ओके, सो प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर क्या होगा? सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू आर, सो 2 स्टूडेंट सपोज है ना, हम दोनों एक ही सेक्शन में होंगे, तो ये दोनों इसमें 40C2, अच्छा आप लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं, 40C2 और 60C2, और अपॉन में क्या आएगा? 100C2 100C2। हाँ, सो आंसर क्या है? आंसर कुछ ऐसा ही है। यस सर। सो इसमें आपसे है ना कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करने, हमें लाइक कह रहा है कि आप और आपके फ्रेंड है एंड बोथ विल बी इन द सेम सेक्शन, है ना। सो या तो इन 40 में से होंगे दोनों आप, या 60 में होंगे। सो 2 स्टूडेंट्स यू आर टेकिंग, चलो ऐसे मान लेते हैं। सो आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड, है ना। सो 2 सेक्शन बनाए जा रहे हैं। सो 100 में ठीक है, तो टोटल आपने मतलब क्या किया, 100 में से 2 स्टूडेंट्स आपने चूज किए, ठीक है। तो यू आर 2 अमॉन्ग 100 स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 2 पीपल फ्रॉम 100 इज 100C2, ओके। एंड देन आप या तो यू आर अमॉन्ग इन सेक्शन ए, यू बोथ आर इन सेक्शन ए और इन सेक्शन बी, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि 40 में से 2 हैं आप, या और यहाँ एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग यूज हो रहा है, ठीक है। सो और यू आर अमॉन्ग 60, ओके। अच्छा, ये पहला पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट में ये कहना चाह रहा है कि यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन। से क्या मतलब हुआ? सर 1 में से इसको माइनस कर दें। एंड हो जाएगा 40C2 into 60, नहीं 40C1 into 60C1 अपॉन 100C2। ओके, बट केस डिफरेंट भी तो हो सकता है, 2 टाइम होगा कि नहीं होगा? सर 1 में से इसको माइनस कर देंगे ना। हाँ, ये भी चल जाएगा, दिस विल आल्सो वर्क, है ना। अच्छा, यहाँ पे के लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये सेलेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली, मतलब ना। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्या? सो डिफरेंट सेक्शन में है, तो क्या ही फर्क कर रहा है कि किसमें कौन सा है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट तो है, लेबल तो किया नहीं है
कि सेक्शन 1 सेक्शन मतलब मैंने किया है, बुक में क्वेश्चन में नहीं है ना, सॉरी की तो मैंने किया, उससे बस ये बोल रहा है कि डिफरेंट सेक्शन में होंगे, ये कह रहा ना कि बोथ विल बी इन द डिफरेंट सेक्शन, तो एक इसमें हो या इसमें हो, तो लेवल तो हमने किया नहीं। सो कहने का मतलब ये है कि अगर एक 40 में है तो दूसरा 60 में से होगा। आंसर क्या है एक बार चेक करना तुम लोग, मैच करना। C1 ओ हाँ हाँ यस यस, एक इसमें एक उसमें। यहाँ देखो यहाँ ऐड हुआ है क्योंकि और वाला केस था, आपको याद है एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग एंड मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, तो यहाँ एंड है और यहाँ पे और था, या तो दोनों आइदर बोथ आर इन सेक्शन ऑफ 40 पीपल और बोथ आर इन सेक्शन, तो ओ आर और है तो प्लस आया, और यहाँ एंड है कि वन इज इन 40 पीपल एंड अदर इज इन दिस, सो ये हो गया। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई दिस वन। अगर आंसर मैच कर लेना, आंसर ठीक है, पीछे आंसर होगा इसके, मतलब बुक में जो एंड में आंसर होगा चेक करो। Yes, sir, match कर। ओके, तो यहाँ मतलब ये था कि आप 2% सेलेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि आउट ऑफ 100 पीपल 2 सेक्शन बना रहे हैं, तो 2 सेक्शन बना रहे हैं, यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग 100 स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली 2 लोग लाइक ऐसा हुआ कि 2 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं 100 में से, ये समझ लो, तो 2 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं 100 में से, टोटल पॉसिबिलिटीज है 100 C2, अब वो दोनों 40 में जाएंगे या 60 में जाएंगे, सो बोथ मे बी फ्रॉम 40, so 40 का ग्रुप बना, 40 C2 था, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 2 पीपल फ्रॉम 100, तो वो दोनों एक साथ होंगे, आप 40 वाले में होंगे या 60 वाले में होंगे, वो तरीका था। और अगर डिफरेंट सेक्शन में होंगे तो एक 40 वाले ग्रुप में होगा एंड एक दूसरे वाले ग्रुप में होगा, so इस तरीके से यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं आप, तो इसीलिए परम्यूटेशन का जरूरत नहीं पड़ा। ओके, तो देखो एडिशन रूल मल्टीप्लिकेशन रूल काम आ रहा है ना, तो यहाँ और एंड का सेंस है, तो हमने जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया वो इनडायरेक्टली हेल्प करेगा, जिनको पता है दैट्स फाइन, है ना, नहीं तो आपको रिलेट कर पाओगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इनडायरेक्टली इसमें हेल्प कर रहा है हमें। ठीक है, तो और कोई डाउट 5वें क्वेश्चन में कुछ पूछना है किसी को? नहीं तो 6 पे चलते हैं। 6 क्या कह रहा है कि 3 लेटर्स आर, है ना, 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 letter. So find the probability that at least 1 letter is in it for point। देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम बोलते हैं मैचिंग प्रॉब्लम। सो ये अभी 2022 में भी एक क्वेश्चन इस पे आया है, सॉरी मैचिंग प्रॉब्लम। सो ये गुप्ता कपूर में एक अलग सा फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला देखिए, उससे भी करते हैं, बिना फॉर्मूले के भी करते हैं, दो तरीका हमारे पास है। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं है तो बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं, फॉर्मूला याद है तो 1 सेकंड में आ जाता है। 22 में एक क्वेश्चन आया इस पे मैचिंग प्रॉब्लम आपके जी, हाँ अरेंजमेंट करना सही। यस यस, यहाँ पे क्या आपके पास 3 इनवेलप है, चलो इसका पोजीशन फिक्स कर दिया, अब आपके पास 3 लेटर है, इस इनवेलप में इसको आपको रखना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मतलब अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है, 3 लेटर है, रैंडमली प्लेस कर रहे हैं आप, तो ये मैचिंग प्रॉब्लम, मैचिंग द सेंस कि 3 इनवेलप हो गया। सेम क्वेश्चन 2022 के पेपर में आप देखेंगे तो वहां क्या है कि 5 दोस्त हैं, वो होटल में गए और 5 ने खाना ऑर्डर किया, ठीक है, तो उसमें ये पूछ रहा है आपसे 2022 के पेपर में कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा पूछा है कम से कम 1 लोगों को या शायद एग्जैक्टली 2 लोगों को करेक्ट थाली मिलेगी, मतलब वहां भी यही सेम फैक्टोरियल समेशन k from 0 to n minus r, right, -1 की पावर, जो बच्चा लास्ट बैच में रहा होगा उसको पता ही होगा, कराया था मैंने, दिस 1 upon k फैक्टोरियल। अब चेक कर दो, ठीक है, इसमें r को मैं अगर 0 रखता हूं, क्या प्रॉब्लम, 0 प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं फिर भी देखो दोबारा, तो n मैं 3 रख रहा हूं, ठीक है ना, n is 3 r is 0, एक बार चेक करके देखते हैं क्या आता है, तो ये तो 1 हो गया तुम्हारा, सो यहां से 1 upon 1 minus 1 upon 1, ठीक है ना, फिर प्लस कहां तक जाएगा, r 0 है ना, तो n तक जाएगा, प्लस 1/2 माइनस कितना आएगा, चेक, मतलब ये ठीक है ना, टोटल बता रहा हूं ना आप सिंप्लीफाई करके, Yes, sir. ये आपका 2/6 आ रहा है, ये बता रहे हो, मतलब 1/3 आ गया, राइट,
और देखो अंधविश्वास गलत होता है, तो बाकी बच्चों को बता रहा हूँ, कोई आंसर अगर बोलता है या बोलती है तो आप एक बार वेरीफाई करो। कई बार क्या होता है, गलतियां हो जाती है किसी इंसान से, और बाकी किसी ने पहले बोल दिया तो दुनिया को लगता है कि भैया वो सही बोल रहा है या सही बोल रही है, तो ऐसा मत करो। क्योंकि क्या होता है, बच्चे गलतियां हो जाती है ना किसी से, मुझसे भी होती है, आपसे भी होगी। तो अगर किसी ने कुछ बोला तो पहले आप वेरीफाई करो क्या वो सही है, वरना क्या होता है वो बोल दिया, मैंने मान लिया, आपने मान लिया, और एंड में पता चला वो गलत था बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक। तो जस्ट वेरीफाई इट। ओके, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन यही है ना। तो ये हमने क्या निकाला, R0 रखा, मतलब नो मैचिंग की प्रॉपर्टी निकाली मैंने, नो मैचिंग। सो ये मिला 1/3। सो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा था एटलीस्ट 1 मैचिंग क्वेश्चन में। सो ये कितना हो गया, 1 माइनस 1/3 कितना हो गया, एक बार चेक करो। ये फॉर्मूला आप याद रखना फिर से। तो ये क्या फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R मैचिंग्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ R मैचिंग्स। ओके, सर आर किसको डिनोट करता है? R है कितने मैचिंग करने हैं, जैसे अब जैम वाले क्वेश्चन में आते हैं। सो n is total number of object, so n is total number of object, जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं आपके पास जिसको मैच करने हैं, और r है कि कितने मैचिंग्स की प्रोबेबिलिटी आप चाहते हैं, तो नंबर ऑफ मैचिंग्स। ठीक है, सो n है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लेटर है, 3 एनवेलप है, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 3 हुआ। जो 22 वाले पेपर में क्या था, अगर पेपर ओपन करूंगा फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा। सो लाइक ऐसा है सो मैं क्या बोला, डिस वाला प्रॉब्लम ना, डिस से सर्च करते हैं, आ जाना चाहिए। चलिए यही मैं कह रहा था, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 54, ये जैम 2022 का क्वेश्चन है। अब ट्राई करके आप लोग आंसर बताइए, जो फॉर्मूला हमने लिखा है उस फॉर्मूला को यूज करके आप लोग आंसर बताइए। तो यहां पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम गेट्स द डीसी ऑर्डर्ड। सो लाइक 1 मैचिंग की बात कर रहा है। सो आप लोग ट्राई करके बताओ क्या फॉर्मूला आएगा, आंसर क्या आएगा। आएगा किसी का आंसर? सर 0.375। ओके चेक करते हैं। तो सर एक बार फॉर्मूला दिखा दीजिए ना। जी एक मिनट में आप इसको, So 3/8 आ रहा है। 1/1 ये फॉर्मूला है 1/r फैक्टोरियल समेशन r फ्रॉम 0 to n माइनस r माइनस 1 की पावर के 1 के ये। 9/24। अच्छा एक मिनट, तो मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे आता हूँ पहले तो। और एक बार फॉर्मूला जब तक कोई गुप्ता कपूर वाली बुक खोलो, गुप्ता कपूर में मैचिंग प्रॉब्लम नाम से। 3/80 आ रहा है। ओके ओके, तो
तो फॉर्मूला ये था कि आर मैचिंग की फॉर्मूला था 1 r factorial summation k from 0 to n minus r minus 1 की पावर k into this, ठीक है। ये रोहतगी में भी है, वहां वो निकाला है, बट फॉर्मूला एक्सप्लेनेटरी नहीं लिखा उसने। ये क्वेश्चन सॉल्व किया मैचिंग वाला वहां पे कि अब देखिए ठीक है ना, यहाँ से क्लियर है आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा कि n मेरा 5 है बिकॉज 5 पर्संस आर देयर, 5 डिशेस दे ऑर्डर्ड, एंड मैचिंग कितनी करनी है आपने, 1। तो एग्जैक्टली 1 गॉट द राइट डिश। ओके, तो पुट कर लीजिए। तो 1/1 फैक्टोरियल है तो 1 ही हो गया, तो इसको हटा देते हैं। और समेशन k फ्रॉम 0 टू n आपका 5 है, r1 है तो 4 तक जाएगा, माइनस 1 की पावर k अपॉन 1/k फैक्टोरियल। इसको ओपन कर लेते हैं। तो k को 0 रखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1, मतलब 1 आ जाएगा, माइनस 1/1 फिर से प्लस 2, सो 1/2 माइनस 1/3 फैक्टोरियल 6 प्लस 1/4 फैक्टोरियल। चेक करिए कैलकुलेशन, ठीक है। तो Yes, sir. इज इट फाइन? तो ये आपका कितना आया फाइनल फ्रैक्शन में Sir, बताओ। 1.3/8. 9 Sir, 7/24. Sir, 13/8. अलग अलग कैसे आ रहा है कैलकुलेशन? सर 9/24 3/8 और 0.375 सभी सेम है। ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो एग्जाम में क्या पूछा हुआ, देखो अब राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेस तक है, मतलब आपको आंसर एग्जाम में लिखना है 0.37। अगर आप 0.38 भी लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा, वो रेंज सफिशिएंट होगा वहां पे। वहां रेंज क्या होगा 0.35 टू 0.40 शायद, या नहीं तो 0.36 टू 0.38 इस तरह जरूर होगा, या तो रेंज सफिशिएंट होता है, ठीक है ना। सो वहां अगर आंसर की में आप चेक कर सकते हैं, रेंज सफिशिएंट होगा। तो सर ये एनईटी टाइप क्वेश्चन है जी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, यस। तो उसमें हमेशा नंबर आंसर आएगा, डेसिमल भी आ सकता है, नॉट इंटीजर, जरूरी नहीं इंटीजर ही है, डेसिमल भी आएगा। यहाँ लिखा है राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस लिखने हैं आपको, डेसिमल के बाद। सर अगर बिल्कुल एग्जैक्टली 0.375 लिखते हैं देखो 0.375 लिख दोगे सही होगा, हालांकि 2 डेसिमल पूछा वो फिर भी सही रहेगा, लेकिन क्योंकि ये इंसान चेक नहीं कर रहा है कि तुम्हारी फीलिंग को समझ लेगा, है ना, कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं है। तो अगर उसने ऐसा, अगर वैसा सिस्टम फिट है कि लाइक 2 डेसिमल ही रीड करेगा, तीसरा तुम्हारा रीड नहीं करेगा, वो है। क्योंकि ये ऑनलाइन चेकिंग होती है ना, जैम का पेपर ऑनलाइन है, चेकिंग भी ऑनलाइन होती है। उसने क्या किया, एक बार आंसर फिट कर दिया, फिर तुम्हारा मैच करो देख रहा है, बस मैचिंग चेक कर रहा है उसके हिसाब से, है ना। तो वो भी कैसे मार्क्स ऐड कर रहा है, कंप्यूटर से पहला क्वेश्चन उसमें जो फिट है, अब तुम्हारा जो पहला वो देखेगा मैच कर रहा है तो +1, नहीं किया तो नेगेटिव है तो माइनस कर देगा या 0 कर देगा, तो ऑन है ना। ओके, तो इस हिसाब से ध्यान रखना, जो पूछा गया उतना ही करो, क्यों एक्स्ट्रा करोगे। सो ओके, आई थिंक दिस इज फाइन। तो दिस इज मैचिंग प्रॉब्लम। तो देखो वहां पे एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, अब जैसे इसको वहां बस एक क्वेश्चन दे दिया लेटर इनवेलप का, लेकिन अब तुम्हें उसका एक लार्जर वर्जन पता चल गया कि मेरे पास 100 ऑब्जेक्ट भी है और 50 को मैच कराना है, उसका भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं आंसर यहाँ से ना, इस तरह से। चलिए, तो हमने अभी सॉल्व किया 5 एंड 6। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में इसके अलावा और कोई क्वेश्चन तो बताइए। तुम में से कितने लोगों ने सॉल्व किया एक्चुअली? नो नो नो, ओके, इस वाले ज्यादा है, सही है। देखो जो नो वाले हो ध्यान रखना कि है ना, अगर ऐसे ही नो नो चलता रहा तो रिजल्ट भी नो आएगा, मैं बता रहा हूँ क्लियरली, है ना, कोई उसमें तुम्हें लुभाऊंगा नहीं मैं। अगर ऐसे ही पूरे साल नो 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 चलता रहा तुम्हारा, तो रिजल्ट में भी नो ही समझना, वहाँ वो कोई लको काम नहीं करेगा, है ना। किस्मत किसके साथ रहती है, जो मेहनत करते हैं। ओके, बताइए, कोई डाउट नहीं अब? इंटेलिजेंट हो यार तुम लोग तो। सर एक बार 10th वाला बता दीजिए सर, हो तो गया बच्चे को कंफर्म करा। कौन सा? 10th वाला। 10th तो पीछे आएगा, ये बिजनेस में नहीं रहेगा, फिर आगे वापस जाएंगे पीछे। क्या है ये 10th में कि द नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज 4 व्हील्स ईच लेवल्ड विथ 10 डिजिट। तो मतलब हर जो मतलब 4 व्हील्स है, तो एक व्हील में लाइक तुमने देखा होगा इस तरह सूटकेस,
है ना, जो करते हैं मैचिंग वाला इस तरह आता है, नंबर लॉक जो होता है। सो 0 to 9 हो सकता है। द लॉक ओपन्स विथ अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स विथ नो रिपीट्स। ओके, सो लॉक ओपन्स इन अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स, 4 डिजिट का सीक्वेंस होगा, विथ नो रिपीट्स। सो नो रिपीट मतलब क्या, अब वो रिपीट नहीं करना है डिजिट्स, है ना। तो what is probability of a person getting the right sequence to open the suitcase? Okay. So the lock opens with a sequence of 4 digits with no repeats. So total possibility क्या है उसकी कि 4 digits with no repeats? 10 to the power 4. 10 to the 4. नो रिपीट्स कह रहा ना, इसका मतलब क्या हुआ? 720 So 10 के पास 10 की 10 की हाँ 10p4 से भी कर सकते हो उस तरह से भी, या फिर हाँ वो है ना ऑब्जेक्ट 1/10p4 हो जाएगा सर। हाँ यस दैट इज फाइन, है ना, डायरेक्टली यू कैन सी। तो इसमें बोला है कि सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विद नो रिपीट। तो तुम्हें पता होगा एनसीआर एनपीआर कब लगाते हैं, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 10 की पावर 4 जो लोग बोल रहे थे तो वो ये मान रहे हैं कि चारों डिजिट 0 भी हो सकता है, या 3 0 1 1 हो सकता है, लेकिन ऐसा इसने नहीं कहा। इसने कहा कि लॉक ओपन्स विथ अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स विथ नो रिपीट। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब पहले पे अगर 0 आ गया तो तीसरे पे 0, और अगले 3 सीक्वेंस में 0 नहीं आएगा, 3 जो बचे प्लेस हैं। सो लाइक मैं एक बार बताता हूँ, हालांकि आंसर वही होगा। सो तो कई सारे तरीके हैं सोचने के, तुम अपने तरीके से सोचो, है तुम्हें जैसे दिमाग में फिट होता है। सो अपने तरीके से सोचो, बट सर यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा सीक्वेंस का? मैटर करेगा ना, तो 10 सीक्वेंस लगा सकते हैं। इसीलिए पी लगाया ना। पी मतलब परम्यूटेशन, परम्यूटेशन मींस ऑर्डर मैटर्स। तो देखो एक तरीका है सोचने का है कि तुम्हारे पास ये है, पहले मैं टोटल पॉसिबिलिटी निकाल लेता हूं। टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, यहां मेरे पास 10 में से एक चॉइस है ना। सो वी हैव 10 चॉइसेस, लाइक टोटल 10 चॉइसेस आई हैव, तो वन वी कैन चूज। अब उसने कहा रिपीट नहीं करना है, ओपन्स विद अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विद नो रिपीट्स। तो अगले पे कितनी चॉइस है आपके पास? नो सर 9। 9 फिर नेक्स्ट प्लेस पे कितनी चॉइस है? सर 8। और नेक्स्ट पे 7 तो 10 9 8 7, ये टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ 4 डिजिट्स है विदाउट रिपीट। इसी को आप 10p4 भी लिख सकते हैं, आंसर यही देगा 10p4, यू विल गेट द सेम। तो 10p4 मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ 10 डिजिट टेकन 4 एट अ टाइम विदाउट रिपीटिशन। परम्यूटेशन ऑफ 10 ऑब्जेक्ट टेकन 4 एट अ टाइम विदाउट रिपीटिशन। 4 डिफरेंट मतलब परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taken r at a time without repetition is npr। so यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट है, 0 से 10 तक डिजिट मेरे पास है, so 0 से 9 तक, सॉरी 10 डिजिट्स है 0 to 9, and I have to choose 4 सब डिफरेंट है and with no repeat, so 10p4। अब यही आंसर आएगा। तो अब देखो, अब जो एक्चुअली जो सुटेबल आंसर होगा वो कोई एक ही होगा ना इनमें से, तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है। अब लॉक खुलने के लिए कोई एक आपका मैच कर गया, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। सो अगर इफ यू आर फेवरेबल आउटकम कितने हैं इनमें से, फेवरेबल कितने हैं लॉक ओपन करने के लिए? देयर इज जस्ट वन, एक ऐसा सीक्वेंस होगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ही है सपोज, तो ये अगर 1 2 3 4 एंटर करेंगे तो खुलेगा, इसके अलावा नहीं खुलेगा। सो क्वेश्चन पूछा था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सीक्वेंस। सो अगर ये राइट ये मिलेगा तभी खुलेगा। So this is 1 out of total, total कितना है 10p4, और you can say just 1 जो भी मल्टीप्लाई करके आता है ना। तो कोई बता रही थी क्या, कितना बता रही थी? 5040। So this is the answer, है ना। तो एक ही कोई फेवरेबल आउटकम है आउट ऑफ टोटल 504, टोटल 5040 पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें एक ही करेक्ट सीक्वेंस है जिसपे ओपन होगा, दैट इज 1 आउट ऑफ दिस। ओके आंसर चेक कर लेना, ठीक। तो मिसलेनियस में अगर डाउट लग रहा नहीं है, और कुछ है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज कम टू उससे पहले आओ। मिसलेनियस के एग्जांपल में कोई डाउट है किसी को? अब जो नो वायर लोगे आराम से ट्राई करना, ठीक है ना, जैम तक तो कर ही लोगे, अभी 1 साल है।
अगले फरवरी में होगा, तो आराम से करना। सो और तुम अगर आज नहीं कर पा रहे तो कल तुम्हारा कभी नहीं आएगा, बता रहा हूँ, हर रोज आज ही होता है ना। तुमसे 2 दिन का टाइम दिया, नहीं कर पाए, तुम सोच रहे हो बाद में कर लेंगे, बाद कभी नहीं आएगा जी। सर हमें सिर्फ लाइक 3 वेन डायग्राम्स तक करना है ना, या 4 वाला भी करना? मतलब क्या 3 वेन डायग्राम यहाँ कितने भी आ सकता है। आप 12 यहाँ पे 11th क्लास में, आप तो जैम पे लेवल पे खेल रहे हो ना, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। सर एग्जांपल 17। तो आपका क्वेश्चन क्या था, 3 वेन डायग्राम तक ऐसे पूछ रहे थे आप, क्या पूछ रहे थे? नहीं मतलब सर 12 तक तो सिर्फ 3 वेन डायग्राम के साथ हुआ था ना। मैंने वो कैट का थोड़ा बहुत देखा था, वहाँ पे 4 वेन डायग्राम भी होते हैं, तो वो क्या जैम में आता है? 10 भी आ सकते हैं, एग्जैक्टली, क्यों नहीं आएंगे। ओके। हाँ तो क्या पूछ रहे थे बताइए। सर एग्जांपल 17। एग्जाम्पल 17, ओके। क्या डाउट है इसमें? सर मेरे हिसाब से एक केस में 2 फेवरेबल आउटकम्स होने चाहिए। एक केस में ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी। अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, तो एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आएंगे सॉल्यूशन देखेंगे बाद में। तुम भी घर पे ऐसे अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करना। कैसे ट्रेन करना? कि कोई क्वेश्चन आए तो पहले अपना दिमाग लगाओ, उसका दिमाग मत देखो जिसने सॉल्व किया। ये भी किसी टीचर ने सॉल्व किया होगा हमारे जैसे ही, आपके जैसे ही। तो अगर सॉल्यूशन तुमने देख लिया तो किसी का जो थॉट प्रोसेस है उसको तुमने कॉपी कर लिया। तुम पहले खुद से सोचो, हो सकता है तुम्हारा थॉट प्रोसेस उससे बेटर हो, कम टाइम में बेटर सॉल्यूशन तुम लिख पाओ, और वही एग्जाम में हेल्प करेगा। अगर तुम्हारी आदत है सॉल्यूशन देख के करने की, तो एग्जाम में फिर बगल वाले में झांकोगे, बगल वाला दूसरा सब्जेक्ट का होगा, तो कुछ नहीं होगा वहां पे, है ना। एग्जाम में तुम्हारा दिमाग सॉल्यूशन ही मांगेगा, दिखाओ सॉल्यूशन फिर हम करेंगे। तो इसलिए दिमाग को ट्रेन करो कि पहले एग्जाम्पल भी है, फिर भी पहले खुद करो, ताकि तुम्हारा दिमाग ट्रेन हो उस लेवल पे। अच्छा मुझे इसको ऐड करना था, चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसको ऊपर करते हैं। इधर सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें 70 एग्जाम्पल करने हैं। तो इसमें क्या है कि तो कह रहा है कि इन अ रिले रेस देयर आर 5 टीम्स ए बी सी डी ई। ओके 5 टीम है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी फिनिश फर्स्ट, ओके, सेकेंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली। तो लाइक कहने का मतलब ये हो गया मेरे पास कि 5 टीम है, ए बी सी पहला आ गया। पहले देखो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 5 टीम है, तो इसके हाँ तो टोटल 5p3। एक मिनट, नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितने को अरेंज करना है, 1 मिनट लेट मी सी फर्स्ट। सो इन मतलब 5 को अरेंज करना है क्या, या 3 की बात करनी है? सो 5 होना चाहिए ना, सबकी कुछ ना कुछ पोजीशन तो आएगी। हाँ आएगी, लेकिन ये देखता है दिमाग, ये क्वेश्चन जिसने बनाया उसका क्या पर्सपेक्टिव है। हालांकि हम तो क्या सोचेंगे। सो इन अ रिले रेस देयर आर 5 टीम्स। अच्छा 5 टीम है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एबीसी फिनिश फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके तो आप जो सोच रहे हैं एक्चुअली, आप ये सोच रहे हैं कि 5 में से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन होगा, 5 पोजीशन के हिसाब से सोच रहे हैं आप, है ना। यस सर। हाँ लेकिन इस क्वेश्चन का जो पर्सपेक्टिव है, ये जो बनाया कोशिश किया है, शुरू में मुझे भी वही सोचा, लेकिन यहाँ पे कहने का ये मतलब समझ रहा है ये कि एबीसी फिनिश मतलब ये पहले 3% कोई प्राइस दे रहा है। तो यहाँ थोड़े से क्लैरिटी और होनी चाहिए थी, यहाँ लिखना चाहिए था इनको कि आउट ऑफ है ना दिस 5 विल सेलेक्ट द टॉप 3 या फर्स्ट 3, ऐसा लिखना चाहिए था। तब ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एबीसी फिनिश फर्स्ट सेकंड थर्ड। वरना नॉर्मली कोई भी सोचेगा कि 5 आ रहा है तो हमें पहले 3 को फिक्स करना है ना। मैं भी शुरू में देखो यही सोच रहा था कि हम 5 का पोजीशन देते हैं, यहाँ पे देख के ही लग रहा है कि 5 लोग हैं तो 5 को पोजीशन। बट यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है, मुझे लग रहा है इनका पूछने का पर्सपेक्टिव ये है कि पहले 3 को सेलेक्ट कर रहे हैं ये, है ना। तो टोटल एक्चुअली लाइक ऐसा ही कहना चाह रहा है कि वी हैव 5, मतलब हमने सोचा गलत नहीं सोचा, इसमें थोड़ा गलती है कि यहाँ लिखना चाहिए इसको स्पेसिफिकली कि आउट ऑफ 5 वी आर सिलेक्टिंग 3। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए विल कम फर्स्ट, बी विल कम सेकंड एंड सी विल कम थर्ड, ऐसे लिखना चाहिए था। सो हाँ तो
तो वही है, बाकी भी ऐसे ही है। यहाँ बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी आर फर्स्ट थ्री टू फिनिश, तो कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा शायद अपॉन, है ना, सॉरी ए बी सी फर्स्ट 3, हाँ मतलब ये 3 फैक्टोरियल इसका शायद, और उसके बाद देख लो जो भी पॉसिबिलिटी है 5p3, है ना, इस तरह से कुछ। ओके ठीक है, मतलब वही डाउट था ना आपको बस कि 5 है या 3 है। तो ये क्वालिटी और चाहिए, एग्जाम में ज़्यादा क्लियर रहता है। कई बार ऐसे है ना, क्योंकि ये लोग पेपर जो बनाया है क्वेश्चन, ये भी कोई हमारे जैसे इंसान ही है, तो उसने भी कई बार ऐसा किया है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन में। ओके नेक्स्ट, तो आते आगे 7.3 में कोई डाउट है, सॉरी 16.3 होगा ना। हाँ तो 16.3 में किसी को कुछ डाउट है? सर 12 ओके 12, इसमें क्या डाउट है? कह रहे हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज ए बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड, मतलब क्या ये करेक्टली डिफाइंड है, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ से आप यूनियन की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी आएगी? 0.6 तो ये तो ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं वेन डायग्राम में ट्राई करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी कितनी आएगी? -0.2 बट ऐसा हो सकता है क्या? तो इसको वेन डायग्राम में ट्राई कर लेते हैं। देखो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम 1 होगी, चाहे कैसा भी इवेंट हो, है ना, इवेंट कैसा भी हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि लाइक आप कोई भी केस ले लो, सो सेट ए सेट बी, है ना, इस तरह से। जैसे ये बोला कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है, ये इंटरसेक्शन पार्ट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 पॉइंट, है ना, तो यहाँ से आपने इंटरसेक्शन दे रखा है 0.6, ए अलोन, ठीक है ना, ए अलोन की प्रोबेबिलिटी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, एंड ये बी अलोन की प्रोबेबिलिटी जो है 0.7 है। अब यहाँ से आप इस पोर्शन की अगर प्रोबेबिलिटी जानना चाहेंगे, सो दिस पोर्शन इज प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी, या आपने देखा था इसका दूसरा नाम है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताओ, व्हाट इज फॉर्मूला? सो पीए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी जी, तो यहाँ से 0.5 माइनस 0.6, तो ये आ गया माइनस 0.1, जो कि गलत है ना। तो इवेंट कैसा भी होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0-1 के बीच में ही आनी चाहिए, इंक्लूडिंग 0 सर एंड। वैसे भी अगर देखें तो यहाँ पे सर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी वो सर पीए से ज्यादा दे रखी है, Okay, इसलिए भी डिफाइन नहीं होगा। राइट राइट, तो आप दूसरा लॉजिक लगाएंगे कि दिस इज एक्चुअली, सो यस यस यू आर आल्सो राइट। सो हम जानते हैं दिस इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। तो हम अभी आगे ये भी पढ़ेंगे, या आप लोग जानते ही हैं कि ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये थ्योरम है। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 0.6, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्टली डिफाइंड। यस यू आर आल्सो राइट। सेकंड पे आते हैं। आप लोग क्या लिखिए? अच्छा उल्टा, ओह सॉरी Yes, sir. तो मैंने तो सही लिख दिया, 0.6 इज लेस देन इक्वल टू 0.5, ठीक है। अब दूसरे वाले को सोचते हैं, चेक कीजिए ये करेक्टली डिफाइंड है। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन भी निकाल लो, कितना है ना, 0.1 सर। हाँ सर इंटरसेक्शन, 0.1 ठीक है। तो इंटरसेक्शन आपका आ गया 0.0, मतलब 0.1 हो गया। ए बी सेटिस्फाई कर रहा है सारी कंडीशन, ए की प्रोबेबिलिटी है ना, यूनियन शुड बी मोर देन द, है ना, ओके। सो ये करेक्टली डिफाइन लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ दिस इज करेक्टली डिफाइंड। सेकंड वाला है। क्योंकि इंटरसेक्शन आ जाएगा, सब डिफरेंस लेंगे तब भी। एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं रुक जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी कितना होगा यहाँ पे? सर 0.1
0. नहीं, इंटरसेक्शन 0.1 है, a माइनस बी 0.4 होगा, 0.4 हाँ, एक बी माइनस ए 0.3 आएगा, है ना? तो दिस फाइन। मतलब मैं जस्ट इवेंट चेक कर रहा था, मैं क्या चेक कर रहा था कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी की क्या है, इंटरसेक्शन की क्या है, ए माइनस बी की क्या है, बी माइनस ए की क्या है। सो लाइक दिस, इस तरह से अगर सब डिफाइन तो दैट्स फाइन, तो ओके है। ठीक है, तो 16.3 में और कोई डाउट है? नहीं तो अब बताओ, डायरेक्टली बताओ, जिसको डाउट है अब बताओ, पूरे चैप्टर में बताओ, कहीं भी डाउट है तो। नो सर। ओके, तो आप सबने कर लिया, वेरी गुड। तो सर बोलो। सर जैसे 16.1 है ना, जी। उसमें जो रिपीटेड वाले की सैंपल स्पेस निकालना होता है सर, वो है मेरे पास। ओके, बताइए, कोई बात। 16th क्वेश्चन। जी, देखो डाउट पूछने में कोई भी शर्माना नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, शर्माओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि पूरे साल जो इज्जत बचाओगे ना वो एग्जाम के रिजल्ट के बाद दिख जाना है, तो इसलिए बेटर है पूरे साल मत बचाओ, डाउट है तो पूछ लो, ये मत सोचो कि बेइज्जती हो जाएगी, कौन क्या सोचेगा। पूरे साल बेइज्जती कराओगे। मेरे साल, पिछले साल मेरे पास बच्चा ईशान शर्मा था, शर्मा सॉरी शर्मा तो क्रिकेटर है, ईशान है, तो है ना, वो लास्ट ईयर है, तो वो बहुत डाउट पूछता है, तो हम लोग कई बार इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट पिछले बार अच्छा आया था लास्ट टाइम भी, वो शायद अपियरिंग में ही था उस टाइम। तो हालांकि उसको मैं दिल्ली में उस समय 11-12 पढ़ाता था, तो मेरा 11-12 में स्टूडेंट रहा है दिल्ली में 2018-19 के दौरान, और फिर बाद में जैम में भी यहाँ कर रहा है, उसका अच्छा आई थिंक 100 में रैंक था उस जैम एम एस में, और इस बार देखो बहुत अच्छा रैंक आएगा। सो ऐसा है, और वो बताओ उसके अंदर वो बहुत क्वेश्चन पूछता था, बाकी बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ, बाकी बच्चे वो जबकि लास्ट 3-4 महीने में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मतलब ज्वाइन बहुत लेट किया था, स्टिल है ना, ही परफॉर्म वेरी वेल। सो ऐसे होते हैं, अगर क्वेश्चन पूछोगे दुनिया क्या सोच रही है ना, तुम्हारा रिजल्ट आएगा सबके मुंह बंद हो जाएंगे। ऊपर है। बहुत टाइम लगा रहा है नहीं, सो सर जी। सर किसी कॉइन को 3 बार फ्लिप करने पे या फिर 3 कॉइन को एक बार फ्लिप करने पे, मतलब उन दोनों के इवेंट में कुछ डिफरेंस वगैरह होता है क्या? नहीं, सेम बात है, सैंपल स्पेस में प्रोबेबिलिटी सेंस में सेम चीजें हैं, लाइक सैंपल स्पेस सेम रहेगा, सेम चीज है। सर वो अलग अलग लिखा रहता है सर क्वेश्चंस में। हाँ हाँ, वो दोनों का एक मीनिंग सेम ही है, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, बात वही है, तो वहाँ पे टाइम्स की बात करेगा, और अगर 3 डिफरेंट कॉइन है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉइन की बात करेगा, बात मतलब सैंपल स्पेस सेम ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा, तो ये आप पूछ रहे थे 16 नंबर, राइट? ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है 16। चलिए, तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, 16 को 16 यहाँ लिखते हैं। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, a die is thrown repeatedly until a 6 come up, so what is the sample space for this experiment? So एक डाई को तब तक थ्रो करोगे जब तक कि 6 ना आ जाए, तो बताओ इसके फेवरेबल आउटकम क्या क्या है, मतलब सैंपल स्पेस देखना होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है। सर पहले ही चांस में आ सकता है 6। हो सकता है पहली बार आपने टॉस किया और 6 ही आ गया, ओके, आगे और क्या पॉसिबिलिटी है? दूसरे बार में हाँ, तो 1 6 ऐसा हो जाए 5 6 तक, कि पहले टॉस में 1 से 5 तक कुछ है और सेकेंड टॉस पे 6 आ जाए, एक ये ऐसा है, और क्या पॉसिबिलिटी है? फिर ऐसे ही 1 2 6 1 1 6, हाँ 1 2 6, इस तरह से बाद में 5 5 6 तक लगा लो, है ना, इस तरह से। ये तो एक इनफिनिट टाइम्स हो जाएगा। हाँ, तो ये काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ
आउटकम्स है इस सैंपल स्पेस में। अब वो फॉर्मूला यहाँ फेल हो जाएगा, कौन सा वाला जो तुम लिखते थे ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर तुमसे पूछ ले इसमें ये पूछा कि डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल द 6 कम अप, सैंपल स्पेस हो गया। पूछेगा क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई इस थर्ड टॉस में आया था, तो तुम देखोगे कि थर्ड टॉस में वाले कितने आउटकम थे, तो ये वाले आउटकम हो गए। काउंट तो कर लोगे इसको, टोटल ये शायद 25 होगा, तो इसको काउंट तो कर लोगे, बट प्रॉब्लम ये होगा है ना, तो क्या लिखोगे 25 बाई व्हाट, अगर वो फॉर्मूला लगा रहे हो तो, समझ रहे हो ना। तो वो क्लासिकल डेफिनेशन यहाँ फेल हो जाएगा ना, यू कैन नॉट अप्लाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो उसका दूसरा तरीका है, मतलब एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन से हो जाएगा कि आप ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालो एंड देन यू ऐड देम। ओके, तो ये देखेंगे इस तरह क्वेश्चन कैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में क्या पूछ रहा हूँ, अगर पूछता कि तुमने सैंपल स्पेस में क्या प्रोबेबिलिटी है कि यू गेट कॉइन ऑन द थर्ड टॉस लाइक दिस, तो उस मेथड से नहीं करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उस तरह से नहीं करेंगे हम। उसमें क्या ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी देख लेंगे हम कि इस तरह से क्या है, तो वो हो जाएगा ना कि मतलब 3 प्लेस है लाइक दिस, तो फर्स्ट सेकंड पे कुछ भी आ सकता है, ये मैं पूछना चाह रहा था इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ 5 पॉसिबिलिटी है ना, तो उस तरह से हो जाएगा। ओके, वो तो आएगा देखेंगे इस तरह से। और कुछ है? सर 9th नंबर सर किसी का। अच्छा, ट्वेल्थ था एक, और कौन सा था? 5, 9, 12 और 9। ओके, तो 9 और 12 एक साथ ग्रुप कर लेते हैं। तो 9 और 12 दोनों है, देखो चलो। सो अब पहले 9th की बात करते हैं फिर 12th की। क्या बोल रहा है कि अ बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 balls are drawn at random in succession without replacement, in succession without replacement. तो what are the sample space for this experiment? ठीक है ना, तो क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे पास बॉक्स है एंड दैट बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 3 वाइट, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आपने 2 बॉल्स ड्रॉ किए तो विदाउट रिप्लेसमेंट, तो क्या प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट 2 ड्रॉ किए, क्या सैंपल स्पेस में क्या प्रोबेबिलिटी पूछा, सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा, तो बताइए क्या हो सकता है। वाइट वाइट रेड वाइट 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 रेड वाइट। तो 3 व्हाइट है तो हो सकता है 2 व्हाइट आ जाए, पहला व्हाइट दूसरा व्हाइट, फिर व्हाइट के बाद रेड आ सकता है। अगर पहला रेड आ गया तो सिर्फ व्हाइट का ही ऑप्शन बचता है, रेड रेड हो सकता है क्या? No, sir. क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब ये हो गया कि रिपीट नहीं करना है, तो ये हो गया, ठीक है। तो रिपीट नहीं कर सकते हम, अगर रेड आ गया तो वो आउट हो गया, अब रिप्लेस नहीं करना उसको, एक रेड निकला पहला तो आउट हो गया, तो बस 2 व्हाइट बचे, उन्हीं में से 3 व्हाइट बचे हैं तो उन्हीं में से एक आएगा। आइडेंटिकल का मतलब इसमें क्या होगा, आइडेंटिकल व्हाइट बॉल। हाँ, आइडेंटिकल का मतलब ये है कि हमने R1 R2 R3 नहीं लिया, अगर आइडेंटिकल नहीं होता, सॉरी इन द सेंस व्हाइट था ना, तो मैं W1 W2 W3 लेता। आइडेंटिकल मतलब तीनों में कोई फर्क नहीं है, एक व्हाइट आया तो उसको कोई बाकी 2 व्हाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन द सेंस कि वो डिफरेंट नहीं है, वो सेम ही आइडेंटिकल है, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे तीनों में। और अगर अलग अलग होता कि 3 डिफरेंट व्हाइट है तो उसमें मार्क्ड होता, फॉर एग्जांपल लेबल्ड होता 1 2 3, तो W1 W2 W3, तो वहां पे डिफरेंट केस और केस बढ़ जाते हैं, यहाँ पे इसके बहुत केस हो जाते हैं, W1 W2 W1 W3 W2 W3, इसके इतने केस होते हैं, फिर यहाँ भी केस बढ़ते हैं, यहाँ भी केस बढ़ते हैं, समझ रहे हो। अगर आइडेंटिकल नहीं होता तो फिर वो
डिफरेंट वाइट हो जाते हैं, आइडेंटिकल नहीं होता, डिफरेंट वाइट होते हैं। यस एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर एक बार मिस लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 9 तो डिस्कस कर लीजिए। हाँ आते हैं, एक मिनट पहले यहाँ पे अभी 9th हो गया, फिर 12th अभी डाउट था, 12th देखते हैं। सो 12th आरडब्ल्यू कैसे आया सर? हाँ आरडब्ल्यू कैसे आया सर? हाँ देखिए इसमें क्या था, आपके बॉक्स में एक रेड और 3 व्हाइट, राइट? तो पहला बॉल आपने ड्रॉ किया और पहला रेड आ गया, ठीक? अब रेड बाहर हो गया बॉक्स से, तो आपके पास सिर्फ 3 व्हाइट है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? व्हाइट ही निकलेगा ना? हाँ सर। हाँ ठीक है ना, रेड व्हाइट लाइक दिस, इस तरह से बोलना, पहला रेड दूसरा व्हाइट, व्हाइट या रेड दोनों व्हाइट, दोनों रेड नहीं हो सकता एक्चुअली, दो बॉल रेड नहीं, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब आइए 12 पे, तो 12 जो कह रहा है कि, है ना, चलिए 12th क्वेश्चन देखिए। सो 12th क्वेश्चन में है कि अ कॉइन इज टॉस्ड if the outcome is a head, a die is thrown. If the die shows up an even number, the die is thrown again. अच्छा प्रोसेस रुक गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ ना। What is the sample space for the experiment? तो एक कॉइन को टॉस किया आपने पहले, देखो कॉइन को टॉस किया, सो या तो टेल आ गया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर टेल आ गया तो, है ना? बता दिए आप तो, बाकी लोग तो ऐसे है ना। X1, X3, X5। अगर इसमें ब्राइटनेस ना ऑटोमेटिक क्यों होता रहता है? हाँ तो क्या करें बताइए अब। हाँ एच के साथ क्या हो सकता है? H1 तो हेड सोज अप इवन नंबर कम, तो पहले H1 H3 H5, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे कुछ नहीं होगा। हेड के साथ अगर ऑड आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन आया तो फिर हमारे पास काम बढ़ेगा। तो क्या काम बढ़ेगा फिर से उसको तो H2 हो गया, मान लो पहला हेड आया था फिर 2 आ गया, तो उसके बाद क्या करेंगे? फिर से रॉक करेंगे सर। तो 2 के बाद 1 हो सकता है, 2 के बाद 2 हो सकता है, इस तरह, है ना? फिर 4 आया होता, सेम प्रोसेस है, 4 आया होगा तो सेम प्रोसेस है। अगर 6 आया होगा तो सेम प्रोसेस है। तो यहीं तक सो ऑन तो लिखा नहीं इसने, अगर सो ऑन लिखता तो मैं आगे प्रोसेस करता। तो इतना ही होना चाहिए। चेक कीजिए आंसर की में, ठीक है? ठीक, यस सर। चलिए आते हैं नेक्स्ट डाउट जो पूछ रहे थे। तो इधर 16.1 में किसी को और डाउट है? 16.1 में कोई डाउट है किसी को? नहीं तो 16.2 में भी नहीं होगा, तो सीधा बिजनेस पे आते। 2 में है सर। अच्छा 2 में है, 16.2 का 3 देखिएगा सर थोड़ा। ओके ठीक है, 2 पे आते हैं। तो इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। तो सिस्टमेटिक में कौन सा पूछ रहे थे? 3 सर। 3, अच्छा। यस। तो ये कह रहा है आपसे एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। अच्छा इस पे लिखने का भी ऑप्शन है एक्चुअली, ठीक। चलिए तो
लिख सकते हैं हम। क्या हो रहा है? अच्छा, पेंट करने के लिए आया। समझ आया, ठीक है, ये समझ आया। थोड़ा सा इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हाँ, तो क्या है, कैसे एक तो ना बहुत लफड़ा है। हाँ ठीक है, तो चलिए, अरे so an experiment involves rolling a pair of dice and recording the number that come up. Describe the following events. The sum is greater than 8. तो इसमें क्या डाउट है इस क्वेश्चन में? इसका बी वाला समझ में नहीं आया सर, वो टू अकर्स ऑन आइदर डाई। हाँ, टू अकर्स ऑन आइदर डाई, तो इसका मतलब होगा कि किसी एक पे टू आ रहा है, तो बनाइए, क्या दिक्कत है, एक पे किसी एक पे टू रखिए आप। तो इसमें टू टू नहीं हो पाएगा ना? क्यों नहीं आएगा आइदर में? अच्छा यहाँ, हाँ यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आता है ना वर्ड में। आ जाएगा टू तो। सो तो आपको देखो, हमारे मैथमेटिक्स सेंस में क्या होता है, रियल इंग्लिश में जो वर्ड है ए और बी, तो इंग्लिश में होगा उसका मतलब या तो ए या बी, लेकिन मैथमेटिक्स सेंस में आइदर ए और बी और बोथ। तो यूनियन में ए एंड बी दोनों वाला भी काउंट होता है ना, ए यूनियन बी में इंटरसेक्शन पार्ट बी आता है ना, तो इस तरह से। सो मैथमेटिक्स सेंस में आइदर ए और बी का मतलब अगर दोनों में है वो भी आएगा, ठीक है। सो आइए नेक्स्ट, और कोई डाउट है 16.2 में? तो 16.3 में कुछ है? सर एक पेज 399 पे एक फॉर्मूला है कहीं पे, उसमें शायद गलती है थोड़ा सा। अच्छा देख लेते हैं। 399 पे 97, हाँ सर नीचे से होगा सर। हाँ वो सर प्रोबेबिलिटी ब्लू लाइन के ऊपर वाला सर फॉर्मूला देखिए। ए यूनियन बी। यस सर। अच्छा और इसमें प्लस होना चाहिए ना सर? हाँ, वो शायद मुझे का मिस्टेक किया इसने ना, ये प्लस होगा, लिखने में कुछ गलती हुई है ना। वो प्लस ही लिखना चाह रहा होगा, गलती कर दिया ना। हाँ, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, सो ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी, हाँ वो है ना, वो मिस्टेक हो गया होगा। यस। तो मिसलेनियस में क्या था, कोई पूछ रही थी मिसलेनियस का, हाँ बताओ। मिसलेनियस का 9, अच्छा सर क्वेश्चन 4 में बता दिया मिसलेनियस का। ओके। कौन सा है ये? 16.3 लग रहा चल रहा है। ओके, तो ये 9 पूछ रहे हैं। तो देखो 9 क्या कह रहा है कि इफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड, तो हमें 5000 से लार्जर नंबर बनाने हैं ना। सो 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7, what is the probability of forming a number divisible by 5 when, ओके तो सर फर्स्ट पार्ट ही करा दीजिए बस। अच्छा ठीक है।
5 और 0 को फिक्स कर देंगे सर। तो पहले तो ये बोला कि पहले सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस निकालेंगे तो हमें हमारे पास डिजिट यूज करने के लिए है 0 1 3 5 7, ठीक है। और हमें बनाने हैं 5000 से ज्यादा 4 डिजिट का नंबर। तो 5000 ज्यादा होने के लिए यहाँ पे कितनी चॉइस है मेरे पास? 4 दो। नहीं, 5000 से दो हाँ लार्जर नंबर होगा, सिर्फ 2 चॉइस है मेरे पास। सो ओनली 2 चॉइस आई हैव। ओके, तो यहाँ या तो 5 आएगा या 3 आएगा, 5 आएगा या 7 आएगा, है ना। तो 2 केस में कर लेते हैं वरना प्रॉब्लम होगी आपको। एक बार 5 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, और कर दिया, ठीक है। 5 और 7 ये फिक्स हो गया, यही दोनों होगा सैंपल स्पेस के लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5? तो ये तो सैंपल स्पेस अब हो गया। देखो यहाँ पे कितनी चॉइस है, यहाँ पे एक ही चॉइस है। अब यू हैव जस्ट वन चॉइस, आइदर दिस और दिस। इसके लिए बात कर रहा हूँ, जब यहाँ 5 है तो 7 इधर आएगा। तो अब यहाँ कितने चॉइसेस हैं? चॉइसेस कितने हैं? यहाँ एक चॉइस, 5। रिपीटेशन अलाउड है, तो इसमें कुछ नहीं कहा ना। हाँ सर, रिपीटेशन अलाउड 5 होगा। हाँ, ऐसा कहा नहीं कि डिवाइड करना। अच्छा हाँ, पहला है रिपीटेड, ओके। तो रिपीटेशन अलाउड कह दिया, तो यहाँ पे मैं 5 और 5 चॉइस मेरे पास है। यहाँ पे 5 चॉइस है, यहाँ पे 5 चॉइसेस। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस हेयर विल बी 125। सिमिलर सर इसमें लिखा सर, 5 से divisible होना चाहिए ना। divisible होना नहीं चाहिए। नहीं, तो अब सर 2 चॉइस ये तो सैंपल स्पेस है, ये तो सैंपल स्पेस है, इसलिए सब काउंट होगा। यस यस, एक्चुअली मैं 2 चीजें निकाल रहा हूँ। अभी मैं सैंपल स्पेस निकाल रहा हूँ। तो जो ई है वो आपका है कि 5 से डिविजन होना चाहिए, तो उसकी बात करेंगे अभी। अभी पहले मैं सैंपल स्पेस ही काउंट कर रहा हूँ, है ना। टोटल 5 नंबर्स हैं, जी, तो 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना। लेकिन इसने कहा ना 5000 ज्यादा होना चाहिए। 5000 से ज्यादा होना चाहिए, तो 1000 प्लेस में 5 और 7 ही सिर्फ होगा। यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे प्लेस है ना 1 10 100,000, यहाँ 5, क्योंकि इसने पहले लाइन में कहा है कि 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर randomly formed फ्रॉम डिजिट दिस। तो सैंपल स्पेस में जो नंबर है 5000 से ज्यादा ही है और 4 डिजिट का है, जो इनसे बन सकता है, इन 5 डिजिट से। तो फिर 4 नंबर बचे ना 5 को हटा के। यस यू आर राइट, बट यहाँ 2 पार्ट है क्वेश्चन के, तो आप जो कह रहे हैं वो दूसरे पार्ट के लिए वैसा करेंगे। पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम। पहले पार्ट में क्या बोल रहा है? रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। तो इसलिए यहां अगर 5 है तो यहां भी 5 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी 5 आ सकता है, यहां भी 5 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड कर रहा है। दूसरे केस आप बोल रहे हैं तो वहां सैंपल स्पेस रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो सेकेंड केस में है कि यहाँ तो 5 ही रहेगा, और सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूँ अभी मैं, बस सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आपके पास सिर्फ 4 चॉइस है, यहाँ पे 3 चॉइस है, यहाँ पे सिर्फ 2 चॉइस है। अगेन यू हैव जस्ट 1 चॉइस है। नीचे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ चॉइसेस लिख रहा हूँ, ये फिक्स हो गया 5 ही रहेगा, तो और कुछ नहीं आएगा, तो एक ही चॉइस आपके पास। मतलब नंबर ऑफ वे, जो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग या एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग में जो टर्म यूज कर रहे थे, किसी एक जॉब को करने के या एक इवेंट के अगर होने के कितने चांस है, तो उस तरह से। तो हमारे पास इतनी है, यहाँ पे ऐसे 1, फिर यहाँ पे 4 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस। तो क्या मतलब इस केस में दूसरे पार्ट में, जो सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस होगा 4 3 जा कितना हो गया 24 + 24 कितना है 48। और जबकि सैंपल स्पेस यहाँ पे होगा 125 और यहाँ भी आएगा 125, है ना। तो यहाँ 250। तो सैंपल स्पेस में अलग अलग नंबर, दैट 2 -1 होगा सर। 5000 भी तो एक काउंट होगा ना, तो -1 होगा। अरे एक मिनट 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000। अच्छा, इसने कहा 5000 से ज्यादा ही होना चाहिए, 5000 नहीं चाहिए। ओ, तो मुझे एक नंबर इसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सो 5000 नहीं चाहिए, ग्रेटर। इसलिए डाउट था सर, बस अच्छा। बाकी हो जाए। ओके ठीक है, तो वो है ना, कोई बात नहीं। तो वो मिस्टेक मैं भी कई बार कर देता हूँ, है ना। सो हमें क्या देखना है, अब कोई क्वेश्चन कैसे मान लो समझ नहीं आ रहा तो रिपीटेडली भरो 2 बार 3 बार 4 बार, तो वो फिट होगा। कई बार ना वर्ड छूट जाते हैं। सो लगे ना 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, तो यहाँ क्या 5000 भी आ गया। जैसे यहाँ 0 आया और 0 0 ले लिया मैंने, हाँ
इस तरह का केस, एक केस ऐसा भी होगा, सो दैट आई नीड टू रिमूव। ओके, और दूसरे वाले केस में तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि रिपीट होगा नहीं, है ना। सो विदाउट रिपीटेशन 5000 बनेगा ही नहीं क्योंकि रिपीट करना नहीं है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 249 होगा, ठीक है। ओके, बाकी तो आप कर लोगे, ठीक है। अब बाद में 5 से डिविजिबल वाले नंबर काउंट करने हैं आपको, अब देख लो 5 से डिविजिबल वाले कौन है, उससे हो जाएगा। ट्राई करो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो और कोई क्वेश्चन पूछ रहा था शायद, कौन सा? फोर्थ। ओके, कह रहा है in a certain lottery 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded। मतलब 10,000 टिकट बेचे गए और 10 इक्वल प्राइज दिए जा रहे हैं। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द प्राइज इफ यू बाय वन टिकट? समझ रहे ना। सो 10,000 में से 10 टिकट ऐसे हैं जिसपे प्राइज है ना, 10,000 में से 10 टिकट ऐसे हैं जिसमें आपको प्राइज है, बाकी में प्राइज 9,000, कितने बचे बाकी? 9,990, उसमें प्राइज नहीं है। तो आपने एक टिकट खरीदा और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें प्राइज नहीं होगा? ओके, तो ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने एक टिकट खरीदा और उसमें प्राइज नहीं होगा। सर मेरे माइंड में जो है मैं बोल सकता हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ, सर 1 minus 10C1 by 10,000C1। या 10,000। तो ऐसा क्या सोचा आपने? यस सर, सही है। यस सर। सर 1 minus probability of getting it। तो कैसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज इफ यू बाय वन टिकट? तो वन टिकट में प्राइज नहीं पा रहे, इसका क्या मतलब है कि आपका वन टिकट कितने में से आ रहा है? चेक करो, दोनों का आंसर सेम आएगा, सेम आएगा, ठीक है। यू राइट दिस और यू राइट दिस, बोथ आर सेम। सो यू आर बाइंग जस्ट वन टिकट, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो 10,000 टिकट है, जो 10,000 टिकट्स हैं उसमें 10 प्लस 9,990, ठीक ना। सो इस तरह कैटेगराइज हुआ, 10 जिसमें प्राइस है और ये बाकी से प्राइस नहीं है। तो आपने एक टिकट खरीदा, आपको प्राइस नहीं मिल रहा है, ये पूछ रहा है। तो इसका क्या मतलब, वो एक टिकट किधर से आया? वो ये इस वाले में से निकला है। सो 9,990 में से एक चूज किया आपने और टोटल आपके पास, बताइए थोड़ा गलत, जीरो कम कर दिया, मतलब वो होगा वही जो सैंपल स्पेस में। सो 10,000C1, दिस फाइन। यहाँ भी ऐसे ही है। ओके, सेकेंड पार्ट में क्या होगा? तो ये फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इफ इन सेकेंड पार्ट? ये वाला मेथड यहाँ काम नहीं करेगा शायद, चेक करो। इसमें 9,990 अपॉन यस यस, यू आर 10C1 की जगह 10C2 कर देंगे तो हो जाएगा, सेम ही होगा। सेम होगा, चेक कर लो एक बार। यस सर। क्योंकि मुझे तो मैं इससे सोचता कैसे हूँ, होगा सर? चेक कर लेते हैं एक बारी। तो मैं तो इससे सोच रहा हूँ कि 2 टिकट खरीदा आपने, प्राइस नहीं मिला, तो वो दोनों टिकट इधर से आया होगा, मतलब ये प्राइस वाला है और ये बिना प्राइस वाला टिकट, तो अपॉन 10,000C2। अब इससे करके देखो क्या सेम आंसर देगा ये। अगर यहाँ मैं C1 की जगह C2 लगा दूं, क्या सेम आंसर आएगा? नहीं सर, शायद अलग आएगा, 10C2 अलग हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या है ना, आपने क्या किया, अगर मैं लॉजिक लगाऊं कि 1 माइनस, आप कर रहे हो, अब ये मान रहे हो कि 2 टिकट खरीदे और दोनों आपको 10 में से चुन लिया आपने और 1 में से माइनस कर दिया, तो प्राइस के लिए सिर्फ एक ही चाहिए ना उसको। प्राइस के लिए दोनों टिकट 10 में से नहीं आने चाहिए, एक भी आ गया तो मिल जाएगा। तो आपने वो केस भी काउंट कर दिया, वहां पे जो प्राइस मिल रहा होगा उसको। हमें नॉट प्राइस गेटिंग कब निकालना है,
अगर आप सेकेंड पार्ट में ऐसा लिखते हैं, सर ये सेकंड पार्ट रिपीट कर दीजिए। यस यस देखिए, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड सर। हाँ, so this method will not work always, this will work always. So first part, second part, देखो हमने क्या कहा, टोटल 10,000 टिकट बिक रहे हैं लॉटरी में, उन 10,000 में 10 टिकट्स आर in which you will get a prize and rest 9,990 tickets are in which you will not get a prize. आपने एक टिकट खरीदा पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में 2 टिकट खरीदा, प्रोबेबिलिटी निकालने की आपको प्राइस नहीं मिलेगी। तो प्राइस कब नहीं मिलेगी, जब आपके टिकट इधर से आ रहे हैं। ऐसा हुआ देखो, एक टिकट इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, तो भी प्राइस मिलेगा आपको। तो पहले वाले केस में 1 माइनस 10C2 कर रहे हैं ना, तो वो है ना कि मतलब आप घटा रहे हैं कि दोनों उसमें से नहीं आया, तो हो सकता है एक एक इधर आ जाए, वो भी केस आ जाएगा, तो दिस इज नॉट वैलिड। तो यहाँ क्या करना आपको प्राइस कब नहीं मिलेंगे, आपने 2 टिकट खरीदा, प्राइस नहीं मिल रहा है, इसका क्या मतलब है कि दोनों टिकट इधर से आए, अगर 2 टिकट खरीदा प्राइस मिल जाएगा, एक इधर से एक इधर से आएगा तो मिल जाएगा प्राइस हमें, क्योंकि इक्वली है ना, 10 इक्वल प्राइस आर अवार्डेड। सो लाइक कोई भी एक टिकट आपने जीता, 10 लोगों को अवार्ड मिलना है 10 टिकट को। सो you are buying 2 ticket, you are not getting prize even. So what is meaning? Meaning is you have bought a ticket from the, मतलब जो आपके टिकट है वो इस कैटेगरी से आए हैं, 9990 वाले में से आए हैं, टोटल पॉसिबिलिटी। इज इट क्लियर? इनका डाउट था। Yes, sir. थर्ड पार्ट भी देख लो, आपने 10 टिकट खरीदे और आपको प्राइस नहीं मिला, इससे क्या मतलब है कि फिर से जो बाकी बिना प्राइस वाले टिकट है ना, आपके 10 के 10 उधर से आ गए। जो आपने 10 टिकट खरीदे वो 10 के 10 टिकट इधर से आए हैं, बिना प्राइस वाला जो टिकट है उनमें से आ गया। सर जो सेकंड वाला केस है उसके अंदर हम बेसिकली ये कह रहे हैं ना कि मतलब हमने 2 टिकट खरीदे और उसमें हम जीत गए, तो मतलब उसमें केसेस बन रहे हैं, क्योंकि नहीं जीत कहाँ गए, एक आने पे भी मतलब हाँ मतलब सर प्राइस मतलब भाई हाँ तो इसमें केसेस बन रहे हैं ना, इस वजह से ये हो रहा है। हाँ, अगर आप 1 माइनस करोगे तो आपको वो सारे केस एक्सक्लूड करने पड़ेंगे जिसमें प्राइस मिल सकता है, कॉम्प्लीमेंट लेके करोगे। सर और वो जो C2 वाला है वो एक पर्टिकुलर एक केस है, एक और केस बन सकता है जब एक ही उसमें से आ जाए। हाँ एक वाला एक और केस, एक और माइनस होगा उसमें, यस। हाँ मतलब जो आप कह रहे हैं, जो बी पार्ट दूसरा पार्ट था वो ऐसे सोच सकते थे 1 माइनस, कि ऐसा है कि दोनों टिकट अगर इसमें से आया होता तो प्राइस तो मिलता ही, या अगर एक इधर से आ गया और बाकी इधर से आ गया, तो ये वाला केस भी माइनस करना पड़ेगा। और केसेस ढूंढो जहां से प्राइस मिल सकता है, तो या तो प्राइस कम मिलेगा या दोनों इसमें से आ जाए, या एक इसमें से आ जाए, वो भी हो जाएगा। और कोई केस तो है नहीं, दोनों इधर से आया तो प्राइस नहीं मिलेगा, तो वही हो गया। तो अब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम आंसर देगा, चेक करो। तो केसेस माइनस करने पड़ेंगे आपको, जो जिस तरीके से प्राइस मिल सकता है उस केस को एक्सक्लूड करना पड़ेगा आपको। 1 माइनस से करोगे तो दिस इज फाइन, इस तरीके से सोचो। सो और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ठीक है ना? मुझे क्यों लग रहा है ये थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है। यस शायद ओके, ठीक है ना, दिख रहा है ना? ओके, तो मतलब इसमें खत्म हो गया आपके 11th क्लास के, आपने पूरी एनसीईआरटी कर ली। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैम का पेपर हम कर रहे होंगे और जो लोग 11th 12th की ढंग से एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन कर लिए तो आपको ऐसा लगेगा कि बेसिक प्रोबेबिलिटी आता है।
बाकी बच्चों को बाद में एडवाइस ये दूंगा, जिनको 11th-12th का समझ नहीं आया तो उनको एडवाइस ये दिया जाएगा, मैं या सर कर देंगे कि बेसिक पार्ट छोड़ देना, 10 नंबर का छोड़ के आना, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि एंड में क्या होता है, बच्चा बोलता है सर बेसिक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नहीं होते हमसे, तो वो तुमसे इसलिए नहीं होता है क्योंकि तुम 11th-12th ढंग से पढ़े नहीं हो, और अभी हम पढ़ा रहे हैं तब भी नहीं करोगे तो तब तुम्हें 10 मार्क्स का छोड़ना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, लेवल थोड़े बढ़ जाएंगे। तो जब तुम फर्स्ट फ्लोर पे नहीं चढ़ पा रहे हो तो तीसरे फ्लोर पे कैसे चढ़ोगे? कई बच्चे ऐसे हैं ना, सोचते 11th-12th तो आता ही क्या करे, तो जो मैं पहले फ्लोर वाला क्वेश्चन तुम चढ़ना नहीं चाह रहे फर्स्ट फ्लोर पे, अब तुम सीधा 10वें मंजिल पे चढ़ोगे, कैसे चढ़ जाओगे? ऊपर से थोड़ी उतरना है, ग्राउंड से ही जाओगे ना। तो इस उनके लिए बता रहा हूँ, अगर जो नहीं कर रहे इनको लग रहा है कि हो जाएगा, आता है, क्यों करना है, तो बाद में एंड में तुम्हारा ऐसा हाल होगा कि तुम्हें लगेगा कि 10 नंबर का छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पार्ट सबसे मुश्किल पार्ट है जो जैम में आते हैं, वो बोल रहा हूँ। यहाँ तुम्हें लग रहा होगा इजी है, अभी जैम में पेपर करेंगे वहां तुमसे नहीं होगा वो क्वेश्चन, बेसिक प्रोबेबिलिटी वाला। तो सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट, बाकी पूरे सिलेबस में एंड में बच्चों का हाल होता है कि पहले वाला पार्ट सबसे मुश्किल है, जो जैम में सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो सबसे मुश्किल लगता है कि सर उससे नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा? कोई 11th तुम्हारा ठीक नहीं है, उसको ठीक करने के लिए हमने इस बार पहली बार शुरू किया हमने, ये पहले नहीं करा, पहले सीधा हम जैम से शुरू करते थे और जैम के लेवल से ही स्टार्ट करते थे। अभी हमने 0 से स्टार्ट किया है ताकि तुम्हें बाद में ऐसा लगे ये पार्ट मुश्किल है ना। कई लोग जो पहले दिए उनको आइडिया होगा कि बच्चे यही बोलते हैं कि सर ये हम नहीं हो रहे हमसे, तो ये होगा तब जब तुम 0 से, हमने इसलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया, पहले ये किया, अभी सेट थ्योरी भी एक बार देख लेंगे ताकि इंटरसेक्शन यूनियन और इसमें दिक्कत ना हो। इसमें फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का, है ना, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मैं बेसिकली कर रहा हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि तुम जैम में क्वेश्चन करोगे बेसिक प्रोबेबिलिटी के, तुमसे वही नहीं होंगे, क्योंकि उसके लेवल ज्यादा है क्वेश्चन के वहां पे देन दीज क्वेश्चंस। बट ये क्वेश्चन किए हुए हो तो वो वहां तक पहुंचने में तुम्हें हेल्प करेगा वो, है ना। जैसे एक क्वेश्चन मैचिंग प्रॉब्लम मिल गया तो तुम रिलेट कर पाओगे, एक क्वेश्चन हमें लेटर वाला यहाँ मिला था, फिर उससे मैंने रिलेट कर दिया कि वो मैचिंग प्रॉब्लम, अचानक तुम्हें वो प्रॉब्लम दे दूं फिर तुम्हें लगेगा क्या है, हवा ही नहीं लगेगा तुम्हें, एटलीस्ट अभी रिलेट कर पाओगे ना कि ओके मैचिंग प्रॉब्लम था, उस तरह से है। सो इस तरह से तुम रिलेट कर पाओगे, लाइक थोड़े से, है ना। अब गैप थोड़ा सा हो तो मैनेज कर सकते ना, सीधा 0 से अगर 100 हो जाए, बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा तो तुम्हारा हिम्मत फेल हो जाएगा, फिर तुम छोड़ दोगे, वैसा है। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं किया है एक बार कर लो, है ना, बैठ के, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3-4 घंटे में हो जाएगा, जो बहुत ईजी सा है ऐसे ही छोड़ दो, बाकी सॉल्व करके देख लो ताकि तुम्हें लगे कि तुमने किया है। तो इस तरह क्वेश्चन जैम में आए हैं, फिर बोल रहा हूँ जब पेपर प्रीवियस ईयर करेंगे तो तुम्हें दिखेगा कि 11th-12th वाला ही क्वेश्चन बहुत सारे हैं बेसिक प्रोबेबिलिटी के, जो 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन है वो इसी पार्ट से हैं ज्यादातर, कुछ है जो एक्स्ट्रा है, अदरवाइज इसी से है, बस लेवल थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी, बट है इससे रिलेटेड ही। ओके, तो हमने बेसिक में जो अभी, है ना, मैं इसको क्या लिखा था, प्री रिक्विजिट, है ना। प्री रिक्विजिट क्या होता है कि पहले से आपको इसकी जानकारी चाहिए उस लेवल तक जाने के लिए, है ना। तो जैसे आईआईटीज में जाओगे कई बार क्या होता है, कुछ कोर्सेज रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, अगर आपने वो कोर्स नहीं पढ़े हैं तो अगला कोर्स लेने नहीं देगा आपको। फॉर एग्जांपल आपने बेसिक प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है और स्टोकेस्टिक प्रोसेस आपको लेने ही नहीं देगा, ये रिग्रेशन आप समझ ही नहीं सकते, तो वो प्री रिक्विजिट है वो कोर्स इसके लिए। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आईआईटी में क्या होता है कि तुम दूसरे डिपार्टमेंट में कोर्स तुम्हें लेने के लिए अलाउड होता है, दूसरे डिपार्टमेंट वाले आएंगे ये कोर्स ले, कोई किसी का ले सकता है इलेक्टिव में, बट वहाँ हर कोर्स का प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट मतलब ये है कि जो बच्चा वो कोर्स पढ़ के आया वही ये कोर्स ले सकता है, वरना उसको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हम ये करा रहे हैं ताकि आगे समझ ना आए या डिफिकल्टी ना हो तुम लोगों को, इसलिए हमने इस बार सोचा कि चलो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो हमने अभी किया है क्लास 11th NCERT, है ना। मुझे पता है हर बच्चे ने पढ़ा है, सबको आता है, लेकिन बस एक बार रिवाइज करने से नुकसान नहीं होगा तुम्हारा। इसमें हमने किया है चैप्टर नंबर 7, हमने अभी किया है चैप्टर नंबर 16, जिन लोगों ने नहीं किया कंप्लीट करो, अभी करेंगे चैप्टर नंबर 1। तो 7 था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये था प्रोबेबिलिटी, और ये है सेट थ्योरी, क्योंकि ना सेट का बहुत काम है ना प्रोबेबिलिटी में, हर इवेंट सेट है, सैंपल स्पेस सेट है ना, सब सेट ही है। सो वहाँ सपोर्ट आएगा, वो सेट है ना, रेंज है सैंपल स्पेस का, सेट के आधार पर डिसाइड होता है कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, कौन सा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना। रेंज तो डिसाइड करता है ना, कहाँ इंटीग्रेशन होगा, कहाँ समेशन होगा, सेट ही तो डिसाइड करता है कि काउंटेबल सेट है अनकाउंटेबल सेट है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कहाँ इंटीग्रेशन होगा, कहाँ समेशन होगा। तो ये सब सेट पर डिपेंडेंट है। हालांकि 11 तो बहुत कम है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। जैसे मान लो तुम लोग बताओ, कुछ लोगों को आइडिया होगा, जैसे इन्फिनिटी 2 तरह की होती है, तुम्हें पता है ना। इन्फिनिटी के 2 कैटेगरी है, क्या कैटेगरी है,
काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबल और हाँ। इनफाइनाइट। सो काउंटेबली इनफाइनाइट, तो ये सब जानकारी रहेगा काउंटेबली इनफाइनाइट, और ये है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। अब इसके आधार पर डिसाइड होता है जिस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट या रेंज काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, जिस रैंडम वेरिएबल का रेंज या सपोर्ट अनकाउंटेबल सेट है उसका वो या तो मिक्स्ड है या कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो जब इसको बच्चों को यही नहीं पता है कि अब दोनों डिफरेंस क्या है तो कैसे डिसाइड कर पाएगा कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है। मतलब समझने के लिए क्वेश्चन तो कर ही दोगे, क्वेश्चन क्या 10-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो एक आइडिया मिल जाता है, लेकिन कोई क्वेश्चन अगर इससे बेस्ड आ गया, जैसे अभी 2021 या 20 में पूछा था क्या प्रोबेबिलिटी है x बिलोंग्स टू q, q है सेट ऑफ रैशनल नंबर और x एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना, ये क्वेश्चन था कि मान लो x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो क्या प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू, और कुछ नहीं लिखा उसमें। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, कैसे बच्चा डिसाइड करेगा? तुम्हें से बहुत लोगों को आता भी होगा, क्या होगा आंसर बताओ? 0। हाँ क्यों होगा 0? यस आंसर इज करेक्ट। क्योंकि सर ये तो डिस्क्रीट हो गया ना। हाँ रेशनल यस, तो रेशनल नंबर का सेट एक डिस्क्रीट सेट है, मतलब काउंटेबल सेट है एक्चुअली, और काउंटेबल सेट का मतलब हो गया तो ये नेचुरल नंबर जैसा है 1 2 3 4 5, तो पॉइंट वाइज प्रोबेबिलिटी निकलेगी, और पॉइंट वाइज प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? 0 होता है, तो इसलिए 0 हो गया। अब जिसको यही नहीं पता है कॉन्टिन्यूअस में हर पॉइंट में मास 0 होता है तो वहां प्रॉब्लम होगा, जिसको ये नहीं पता क्यों काउंटेबल है वहां दिक्कत होगा। फिर प्रॉपर्टी कंटिन्यूअस की पता हो कि किसी भी डिस्क्रीट सेट पे कॉन्टिन्यूअस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। तो ये क्वेश्चन जैम का आया हुआ है 21 या 20 में, तुम चेक कर सकते हो। वहां थोड़ा सा यहाँ अलग है, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, यहाँ एमजीएफ दिया है वो चीज है, बट पूछा यही चीज है, तो उसके पीछे का मतलब यही स्टोरी है उस क्वेश्चन में। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए सेट के बारे में, लाइक क्या है ना, जैसे रेशनल नंबर डिस्क्रीट सेट है, इरेशनल नंबर काउंटेबल, लाइक क्या बोलता हूँ, कंटीन्यूअस सेट है, कंटीन्यूअस इन द सेंस कि काउंटेबल सेट है रैशनल नंबर और अनकाउंटेबल सेट है इरेशनल नंबर। तो ये सब पता होगा तो चीजें आसान होगी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे और फिर आएंगे हम क्लास 12 के एनसीईआरटी पे। क्लास 12 में 2 चैप्टर नहीं, इसमें तुम चाहो तो एक और देख सकते हो, चैप्टर नंबर 8 है बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम तुम्हें बहुत हेल्प करेगा किसमें, एक तो रैंडम वेरिएबल का मीडियन फाइंड करने में क्योंकि मिडिल टर्म निकालना होता है, और दूसरा तुम्हें हेल्प करेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में। कई सारे समेशन है, तो फॉर एग्जांपल तुम लोग में कुछ लोग जानते होंगे NC0 प्लस NC1 डॉट 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 अप टू NCN किसके इक्वल होता है? ये NC0 से NCN तक 2 to the power n। जी 2 to the power n। अब ये कैसे आता है, कैसे, जिसको नहीं पता कैसे डिराइव करेगा? सभी कोएफिशिएंट्स 1 1 है तो a और b की वैल्यू 1 1 हो जाएंगी और उनकी पावर n। राइट, तो ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर्मूले में आप ए बी दोनों को 1 रख दो, दूसरे आ जाएगा। और ये सब बहुत यूज है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में, ये सब बहुत यूज होता है कि NC0 प्लस NC1 अप टू NCN। हालांकि ये सब आपने पढ़ा है, बस एक बार रिकॉल कर लो, तो एक बार देख लो ये चैप्टर 7 हमने किया, 16 किया, तुम एक बार चैप्टर 1 देख लो, चैप्टर 8 देख लो, तो नेक्स्ट क्लास में ये दोनों करते हैं, फिर 11th का खत्म हो गया। तो ये सब वो चीजें हैं जो हमें हेल्प करेगा जैम के क्वेश्चंस करने में, समझने में, है ना। उसके बाद ये 11th का हो जाएगा और 12th का, ठीक है ना। तो मेनली 11th में हो गया चैप्टर तुम्हारा 1। रिलेशन एंड फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्या? और फंक्शन तुम देख सकते हो, फंक्शन थोड़ा सा कैलकुलस में आएगा, ये फंक्शन से बढ़ा देंगे, फिर फंक्शन भी आएगा। हालांकि रैंडम वेरिएबल भी एक फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी भी एक फंक्शन है, पीडीएफ भी फंक्शन है, सीडीएफ भी फंक्शन है, सब एक फंक्शन ही है, प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अ फंक्शन। सो तो थोड़ा बहुत डोमेन रेंज का आइडिया हो, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या है ना, इस तरह से। सो 1 7 8 और अभी 16 है ना, तो ये हमने 1 अभी 7 किया है, 16 किया, 1 8 बचा है। फंक्शन कर सकते हो तुम, फंक्शन में क्या है मेनली, हालांकि वो मैथ पोर्शन में आ जाएगा, फंक्शन जो पार्ट है वो मैथ में, अभी जो मैथ का सिलेबस है, मतलब जो 30% मैथ पोर्शन आता है उसमें है, वो पढ़ना है आपको, तो वहाँ कवर हो जाएगा। और 12th वाले पार्ट में हम देखेंगे एक चैप्टर बस देखेंगे, वो होगा आपका वहाँ शायद 13 है प्रोबेबिलिटी, हाँ, क्योंकि ये पूरा जैम का सिलेबस में है डिट्टो। इसमें क्या 4 एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दूसरी एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, तीसरी एक्सरसाइज आई थिंक टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, चौथी एक्सरसाइज व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, पांचवी एक्सरसाइज
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा जैम है। तो ये तो है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इसमें इससे क्वेश्चन डायरेक्टली मिलते हैं उसमें। तो ये करेंगे पहले, अब नेक्स्ट क्लास में एक बार ये कर लेते हैं 1 और 8 एक बार निपटा लेते हैं, ऐसे देख लेंगे। आप लोग घर पे करके एक बार देख लो, फिर जो डाउट होगा वो डिस्कस करके एक बार खत्म कर लेंगे, फिर इस पे आएंगे, ये खत्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे जैम या CUET से। तो अभी तो कंबाइन चल रहा है, बाद में अलग करेंगे। तो किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो 11th क्लास में 1 और 8 करेंगे। बाकी आप जिन लोगों ने फिनिश नहीं किया है चैप्टर 7 और 16 फिनिश करो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी 11th क्लास के NCERT से एक बार फिनिश करो, ये हेल्प करेगा तुम्हें। जैम का पेपर कराएंगे, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं साथ में जो टॉपिक कराऊंगा जैम के सिलेबस से, वो जैम के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, 5 से 22 तक जो आया उसी क्लास में कराऊंगा। तो उसमें दिखेगा कि एटलीस्ट तुम उस लेवल पे हो कि नहीं हो। तो इस तरह से है, तो वहाँ तुम्हें पता चलेगा कि कैसे कैसे हेल्प करेगा, फिर मैं पूछूंगा भी, है ना, तो ये पता चलेगा कैसे हेल्प कर रहा है ये सब चीज़ें। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।